जय हिंद दोस्तों। हम लोग लेखपाल के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग पहली क्लास से ही बिल्कुल ग्राम समाज यानी ग्रामीण परिवेश को कवर करने वाले हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग पीडीएफ की टेंशन न लीजिएगा, अभी आप क्लास इसकी अच्छे से देख लीजिए। चाहो तो आप नोट्स बनाना, वरना हम इसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो विज्ञापन में इसका सिलेबस आया था वो किस तरीके से था। पूरा ऑफिशियली सिलेबस लिखा हुआ है कि भारतीय संदर्भ में ग्राम समाज, ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजना प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्राम सामाजिक विकास, ग्राम विकास एवं भूमि सुधार, केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं और उसका विकास योजनाएं, ये सारी है इसमें सिलेबस दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो देखिए आपकी, इसमें योजनाओं का ज़्यादा क्रम है। केंद्र और राज्य की योजनाएं दी गई हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं दी गई हैं, ग्राम विकास की योजनाएं दी गई हैं, इसके बाद ग्राम विकास योजनाएं ये दी गई हैं। तो आपको इसमें योजनाएं ज़्यादा अच्छे से कवर करनी होंगी, ठीक है। इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे कम से कम 3 योजनाएं पूछता है और आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, वीडियो जो अभी तक हमने कंप्लीट कराए थे तो वो हमने करा दिए थे। सबसे पहले जो हमने चालू किया था डिजास्टर मैनेजमेंट प्लस इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कंप्लीट किया था। प्ले लिस्ट बनी है, चैनल के जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के अच्छे से पूरा कवर कर लेना। इसके बाद हमने चालू किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या चालू किया था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने 5 क्लासें करा दी हैं, ठीक है। तो उनके भी जाकर के आप वीडियो एक तरफ से चालू करके देख लीजिएगा, ठीक है। इन सबका नोट्स हमने एप्लीकेशन में जाकर के लगा दिया है, तो आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमें समझना है, हम सब कुछ समझाएंगे किस तरीके से नोट्स डाउनलोड करेंगे। तो अभी हम लोग क्लास सबसे पहले चालू करते हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा भारतीय संदर्भ में ग्राम समाज क्या होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। एक एक बारी बारी करके टॉपिक हम कवर करेंगे। चलिए, तो पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से हमें पहले समझने की ज़रूरत है कि संदर्भ में ग्राम समाज होता क्या है, ठीक है। किस तरीके से जो गांव होता है किस तरीके से डेवलप किया जाता है, क्या योजनाएं सरकार इनके लिए चला रही है। तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में ग्राम समाज ये टॉपिक है। तो ग्राम या गांव क्या होता है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो देखो, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि या उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर होती है, उसको गांव कहते हैं। देखो, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि गांव किसे कहते हैं। आप सभी जानते हो कि शहर से अलग होता है गांव की जीवन शैली, शहर से अलग होता है गांव का इन्वायरमेंट, ये सारा आप समझते हैं। बस आप उसको अपने शब्दों में पिरो करके लिखने में थोड़ा सा आपको असुविधा होती है, बाकी आप जानते सब कुछ हैं, ठीक है। तो गांव क्या होता है ये परिभाषा आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको समझाने के तौर पे हमने यहाँ पे डेफिनेशन उसको बताया है। अब समझ गए कि गांव क्या होता है। फिर 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार लगभग 68.8% जो आबादी है वो गांव में निवास करती है। पूरी आबादी की लगभग 68.8%, यानी कि 2011 की जनगणना में लगभग 121 करोड़ की आबादी थी, उसमें 68% लोग ऐसे हैं जो भारत में आज भी गाँव में निवास करते हैं। अगर बात कर लेंगे, लेटेस्ट डाटा है, विश्व का सबसे स्वच्छ गांव कौन है, तो माव लिंगनांग गांव है, ये मेघालय का है। और यूपी का सबसे स्वच्छ गांव कौन है, तो बुढ़ाना ग्राम पंचायत, ये औरैया जिले की है। ये सबसे स्वच्छ गांव घोषित हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग जब बात करते हैं तो देखो, बिल्कुल प्राचीन काल में भी गांव का वर्णन था। जैसे ऋग्वेद आपने सुना होगा, 4 वेद होते हैं, ठीक है। तो उनमें ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद में ग्राम शब्द 13 बार यूज हुआ है, विश्व शब्द 170 बार यूज हुआ है और जन शब्द 275 बार इसका प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसमें उसका वर्णन है, ठीक है। अब हम लोग गांव की अगर बात करते हैं तो देखो, गांव कैसे बनता है। तो पहले परिवार होता है, ठीक है। परिवार में कुछ लोग होंगे, फिर धीरे धीरे वो गांव बनेगा, गांव से वो ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक से वो तहसील बनेगा, तहसील से वो जिला बनेगा, जिला से एक राज्य बनेगा, राज्य से एक संपूर्ण देश का निर्माण होता है। तो ये गाँव की एक तरीके का एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, जिस तरीके से एक देश का निर्माण होता है। उसमें गाँव की क्या भूमिका होती है, आपने ये चीज़ें समझी। बिल्कुल बेसिक यहाँ समझा कि गाँव क्या होता है, सबसे स्वच्छ गाँव विश्व में कौन है और यूपी में कौन है, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम लोग इसी के आगे समझने वाले हैं। चलिए, जब हम लोग देखते हैं दोनों परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण और शहरी की तुलना करते हैं, तो यहाँ पे हमको ज़रूरत होती है कि ग्रामीण और शहरों में मुख्य रूप से क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। किस तरीके से सरकार इनको डेवलपमेंट करना चाह रही है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की विशेषताएं और शहरी और आधुनिक विकास के लक्ष्य क्या हैं। जैसे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में निम्न शिक्षा, रूढ़वादी विचारधाराएं, अंधविश्वास और पारंपरिक रीति रिवाज आज भी गाँवों में मनाए जाते हैं। लेकिन शहर में क्या है, शहर में आज उच्च लेवल की एजुकेशन है, ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ है क्षेत्र,
जागरूकता है, उच्च जीवन शैली वहाँ पे लोग जीते हैं, ठीक है। वो रीति रिवाज को भले इधर किनार कर दें, लेकिन जो शिक्षा का लेवल होता है, ठीक है, जो साइंस का लेवल होता है वो वहाँ पे उच्च होता है। और गांव में निम्न सड़कें, निम्न डिजिटलीकरण होता है, जबकि शहरों में अच्छी सड़कें आपको मिलेंगी, हाईवेज वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और पूर्ण डिजिटलीकरण पे शहर चलता है। इसमें गांव में सीमित सुविधाएं होती है, लेकिन शहर में उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं और उद्योग होते हैं। आपने देखा होगा कि लोग गांव के पलायन भी करते हैं शहरों की तरफ, तो मूव करने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि वहाँ पे उनको सुविधाएं ज़्यादातर मिल पाती हैं। तो ये आपके समझ के लिए है, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन जो आपके बनने थे ये ऊपर आपको समझाया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ग्राम विकास के जो उद्भव के जो चरण थे वो क्या थे। तो इन चरण से आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक। जैसे स्वतंत्रता के पूर्व, ठीक है, 1947 से पहले की क्या व्यवस्था थी, फिर प्रायोगिक एवं संक्रमण काल, फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर हरित क्रांति किस तरीके से आई, कैसे विकास हुआ, फिर लक्षित समूह बनाए गए, फिर संस्था का समावेशी विकास हुआ, फिर आधुनिक चरण जो 2000 से लेकर के अब तक चला आ रहा है। तो ये एक सिनेरियो है, ये एक माइंड चार्ट है जो आपको दिमाग में सेट करेगा। अगर 2 शब्दों में या फिर आपको लिखने को आ जाए 75 शब्दों में कि ग्राम विकास के उद्भव के चरण बताइए, तो आप ये दे सकते हैं हेडिंग पे, आप इनको बता सकते हैं कि ग्राम विकास के जो उद्भव के चरण थे वो निम्न थे, स्वतंत्रता से पूर्व के, फिर प्रायोगिक एवं संक्रमण काल, फिर आ गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर चला, फिर हरित क्रांति आई, फिर लक्षित समूह बनाए गए, फिर संस्थागत समावेशी विकास हुआ, फिर आज आधुनिकीकरण चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो हमने बताया स्वतंत्रता के पूर्व जो प्रयास किए गए गाँव को विकास करने के लिए, वो किस तरीके से किए गए, तो उनमें कुछ योजनाएं चलाई गई। जैसे क्या था कि देखो, हम चीज़ों को मुख्य ही आप लोगों को फोकस करेंगे, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछा है सारा एनालिसिस करके ही इन चीज़ों को कवर करते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं बहुत ओरल है, तो आप जा करके किसी भी दूसरे यूट्यूबर या बुक को, या विकीपीडिया या इंटरनेट या एआई कहीं से आप फॉलो करके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे समय आप बर्बाद अपना ना करें, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं जो कंटेंट अभी तक दिया है, हम तो सीधे कहते हैं, जैसे हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा दी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कंप्लीट कर रखा है, वीडियो बने हुए हैं, तो आप उनको अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद आप जाकर करके एमसीक्यू, टेस्ट, मॉडल पेपर, पीवाई कुछ सब हल करके देखो, आपको खुद ही अनुमान लग जाएगा कि नहीं क्वेश्चन आप टिकल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हम चीज़ों को एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग कराते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इससे और ज़्यादा हमको पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप फिर अपने स्तर से देख सकते हो चीज़ों को। चलिए अब देखो, जैसे स्वतंत्रता से पूर्व क्या 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 प्रयास किए गए ग्रामीण विकास के लिए। तो श्री निकेतन परियोजना 1920 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा चलाई गई थी, पश्चिम बंगाल के ये हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य था ग्रामीण आत्मनिर्भरता को डेवलप करना। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सिर्फ इतना पूछा गया था कि श्री निकेत परियोजना को कब चलाया गया था, तो 1920 में चलाया गया था, ठीक है। फिर गुड़गांव परियोजना चलाई गई 1920 में ही, या ये चलाई गई थी FL ब्रायन के द्वारा, ठीक है। विलेज ये गाइड्स की अवधारणा थी इस पे, तो आपको ये याद रखना है कि किसके द्वारा चलाई गई, तो गुड़गांव परियोजना चलाई गई थी FL ब्रायन के द्वारा, ठीक है। मार्तंडम परियोजना चलाई गई 1928 में, स्पेंसर हाइज के द्वारा चलाई गई। इनका जो मुख्य जोर था वो था आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकास को डेवलपमेंट करना, उसको बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हमें देखना है सेवाग्राम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेवाग्राम योजना कब चलाई गई, और लोगों को इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये चलाई गई थी 1936 में, किसमें, महात्मा गांधी, यानी कि वर्धा सत्य और अहिंसा पर आधारित ग्रामीण सुधार विकास के लिए ये योजना चलाई गई थी, ठीक है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता के पूर्व के प्रयास देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने आपको आगे चार्ट में बताया था क्या, प्रायोगिक एवं संक्रमण काल। ये देखो, आप देखो कोई चीज़ दिमाग में आपको ऐसा नहीं इसमें होना चाहिए कि जो आपके समझ में ना आए। अब हम लोग इसको देख रहे हैं, फिर देखेंगे सामुदायिक विकास, फिर हरित क्रांति, फिर लक्षित, ठीक है। तो ये वाला जो हमने जो उस समय जो योजनाएं चलाई गई थी, वो हमने आपको जो 4-5 मुख्य थी जहाँ से क्वेश्चन पूछा वो हमने बताया है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रायोगिक एवं संक्रमण काल। अब प्रायोगिक एवं संक्रमण काल में जैसे इटावा पायलट प्रोजेक्ट आता है, खूब पूछा जाता है 1948 में, ठीक है, अल्बर्ट मेयर के द्वारा, ठीक है। इसे आधुनिक ग्रामीण विकास की पाठशाला कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है, आधुनिक ग्रामीण विकास की पाठशाला किस परियोजना को कहा गया है, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट परियोजना को, जिसको 1948 में अल्बर्ट मेयर के द्वारा संचालित करा गया था, ठीक। नीलोखेड़ी परियोजना 1948 में ही चलाई गई। ये किसके द्वारा चलाई गई, तो SK देव के द्वारा चलाई गई थी।
डे के द्वारा चलाई गई थी, जिनका उद्देश्य था विस्थापितों को बसाना। ठीक है, विस्थापितों को बसाना। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से प्रारंभ हुए थे। सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम था 1952 से प्रारंभ हुए थे। अब अगर आपसे एग्जाम में एक चीज़ ये पूछ लेता है कि जो ग्रामीण विकास परियोजनाओं से जो उसके चरण थे उसमें संक्रमण काल का क्या स्तर रहा था, क्या सन था, तो संक्रमण काल का आप ये सन जरूर याद रखिएगा। संक्रमण काल इसी को कहा गया था, 1947 से 52 वाला जो साल था वो संक्रमण काल कहलाया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करते हैं तो 1952 में इनको चलाए गए। ठीक है, जैसे CDP 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया। फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से ग्रामीण विकास का पहला व्यवस्थित कार्यक्रम था। क्या ग्रामीण विकास का पहला व्यवस्थित कार्यक्रम कौन था, तो CDP था। और अगर पूछ ले आधुनिक ग्रामीण विकास की पाठशाला किसको कहा गया है, तो तुरंत आप बताना कि सर आधुनिक विकास की पाठशाला हमने कहा है इटावा पायलट प्रोजेक्ट को कहा था, जिसको अल्बर्ट मे के द्वारा चलाया गया था। अगर पूछें कि ग्रामीण विकास का पहला व्यवस्थित कार्यक्रम कौन सा था, तो आप बताएंगे सर CDP था ग्रामीण विकास का पहला व्यवस्थित कार्यक्रम, जो 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया था। ठीक, अब बात समझ में आई होगी। NES क्या था, तो 1953 में इसको चलाया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जिसका उद्देश्य CDP को जन जन तक पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हरित क्रांति एवं गहन कृषि के बारे में, यह जो सन था 1960 से 80 के बीच में माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति जो 66-67 में चलाई गई थी। ठीक है, अब इसी में IAAP योजना जो 1964-65 में चलाई गई, ये गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम था। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में देख लेते हैं, तो ये MS स्वामीनाथन जनक है किसके, हरित क्रांति के भारत में। ठीक है, अब ये अधिक उपज देने वाली किस्में HYV का प्रयोग इसमें किया गया था। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन ये हम पूछ लें कि भारत में हरित क्रांति के लिए जो सबसे पहली जो फसल थी वो कौन सी थी हरित क्रांति से, तो पहली फसल आपको बतानी है, फसल कौन सी थी। ठीक है, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार। क्या गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार, ये 1980 से 2000 के दशक में चला था क्षेत्र, जिसमें IRDP 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो छठी पंचवर्षीय योजना में इसको लॉन्च किया गया था। अगला है TRYSEM 1979 में चलाया गया, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। JRY 1989 में जवाहर रोजगार योजना थी, इसी को JRY कहा जाता है, जवाहर रोजगार योजना 1989 में चलाई गई। ठीक है, आधुनिक एवं डिजिटलीकरण चरण 2000 से अब तक का जो समय है वो यही समय है। इसी में आपने मनरेगा पढ़ा होगा, NRCM पढ़ा होगा, PMAYG पढ़ा होगा। ठीक है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई गई थी उसी का नाम है, ये सबको पक्का आवास देने की योजना है। ठीक है, तो जैसे मनरेगा है, ठीक है, 2005 से 2006 में चलाया गया। इसका उद्देश्य कि 100 दिन के लिए रोजगार गारंटी कानून था ये। ठीक है, 100 दिन काम देना था, इसके अंतर्गत है। NRHM 2005 ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2016 में चलाई गई, जिसका उद्देश्य था कि सबको पक्का आवास देने की ये योजना थी। ठीक है, तो ये बातें आप अच्छे से समझ रहे होगे, जितना डाटा देना है बस आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करते जाइएगा, डायरेक्ट योजनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो विकास हुआ वो हुआ पंचायती राज का, पंचायती राज का विकास हुआ, और पंचायती राज के विकास को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जो हम लोग ग्रामीण विकास पढ़ते हैं भारत के संदर्भ में, इससे अगर जो क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आता है जो बेसिक हमने आपको ऊपर समझाया था, वहाँ से इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है पंचायती राज व्यवस्था से, चाहे वो उसके अनुच्छेद को लेकर के हो, चाहे वो उसके स्ट्रक्चर को लेकर के हो, या फिर उसके रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू, जो ऐसे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उनको लेकर के हो, तो इन्हें आप अच्छे से देखना है। चलिए, तो सबसे पहले जैसे पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात कर लेते हैं, तो भारत में पंचायतों का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। संवैधानिक अगर दर्जा मिला तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उल्लेख की बात करते हैं तो भाग 9 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 243 में है, अनुसूची 11वीं अनुसूची है। बिल्कुल सब कुछ लिखा है, बेसिक इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, अच्छे से इसको समझना। ठीक है, तो अगर पंचायती राज की बात करते हैं तो किस भाग में है, तो आप तुरंत बताओगे कि सर भाग 9 में है। अनुच्छेद कौन सा है, 243 है। अनुसूची कौन सी है, तो 11वीं अनुसूची है। दर्जा इसको कब मिला, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1952 में इसको दर्जा मिला था पंचायती राज व्यवस्था को।
बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि इसको लागू कब किया गया है, जो कि बहुत बच्चे इसकी डेट गलत करते हैं। लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू करा गया था। तो ये आपने समझा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इसकी जो शुरुआत करी गई थी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से इसकी शुरुआत करी गई थी। और इसी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से जो गठित पहला राज्य बना था वो बना था 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश बनाया गया था पंचायती राज व्यवस्था के तहत। ठीक, तो यहाँ से जो आपके लिए क्वेश्चन देखो कितने फ्रेम होने हैं। और इसमें सिफारिश किसकी थी, तो बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित हुई, अभी हम समितियां बताएंगे आपको। ठीक है, उसी की सिफारिश थी और उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था थी। ठीक है, तो उसी के तहत इनका गठन किया गया। देखो क्वेश्चन क्या बनने हैं, सबसे पहले दर्जा इसको कैसे मिला। ठीक है, फिर इसको लागू कब करा गया, भाग कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा, अनुसूची कौन सी है। इसकी जब शुरुआत हुई पंचायती राज व्यवस्था की तो नागौर जिला 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान से इसकी शुरुआत करी गई। प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत तो राजस्थान से हुई, लेकिन इसका जो गठन किया गया 2 अक्टूबर को शुरुआत हो गई राजस्थान से, लेकिन गठन हुआ वो किया आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य था भारत का जिसने पंचायती राज व्यवस्था के तहत 11 अक्टूबर 1959 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अब जो इसके गठन की सिफारिश थी तो बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी उसके तहत की गई। ये समिति की सिफारिश क्या थी कि जो राज्य का गठन होना चाहिए वो त्रिस्तरीय व्यवस्था के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में क्या आता है, तो पहले आता है गांव, फिर आता है पंचायत, फिर सबसे ऊपर होता है जिला परिषद। ठीक, तो यानी कि जिला, फिर पंचायत, फिर गांव। इस तरीके की जो व्यवस्था को अपनाया था वो अपनाया था पंचायती राज व्यवस्था ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है जो आपको समझ में ना आ रही हो। भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। 1882 में इनके द्वारा ये चलाई गई थी। कार्यकाल है इसका तो 5 वर्ष होता है, किसका, पंचायती राज व्यवस्था का। तो ये पंचायती राज व्यवस्था का बिल्कुल बेसिक है जो आपने अच्छे से समझा। आई होप चीज़ें आपके समझ में आई भी होंगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितनी भी समितियां थीं। अब समितियों को लिखने का एक और ढंग यहाँ पे है कि हमने समितियों को सन के अकॉर्डिंग लिखा है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड जो पहली समिति बनी थी 1957 में बनी थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति की ही सिफारिश पे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को। ठीक, इसने त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, ग्राम, फिर ब्लॉक, फिर जिला लेवल पे। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पे ही इसका गठन हुआ था। ठीक है, संथानम समिति 1962 में गठित हुई। पंचायती राज के वित्तीय मामले के अध्ययन के लिए इस समिति का गठन किया गया था। सादिक अली समिति 1964 में, यह एक राज्य स्तरीय समिति थी। अशोक मेहता समिति 1977 में, इन्होंने द्विस्तरीय, अब देखो पंचायत बलवंत राय मेहता वाली है 3 स्तरीय, जबकि अशोक मेहता की समिति कितनी स्तरीय है, 2, मंडल और जिला लेवल को उन्होंने लिया था, मंडल और जिला लेवल को लिया था। जबकि बलवंत राय ने गांव लिया, गांव के ऊपर होता है ब्लॉक लिया, ब्लॉक के ऊपर होता है जिला लिया। और अशोक मेहता ने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले जिला लिया, जिला के ऊपर सीधे मंडल आ गए, यानी बीच की जो सिस्टम था वो समाप्त कर दिया गया था जिले के नीचे वाले का। ठीक है, तो ये अशोक मेहता की समिति थी। हनुमंतराव समिति 1983 में बनाई गई पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो भारत में व्यवस्था है वो किसके अकॉर्डिंग है, तो बलवंत राय मेहता समिति के ही अकॉर्डिंग चल रही है, उन्हीं की सिफारिश पे चल रही। तो अभी भी देखते होंगे जो गाँव का विकास होता है वो 3, गाँव, फिर ब्लॉक, फिर जिला। आपने देखा होगा चुनाव भी तो इसी तरीके से होते हैं, पहले गाँव का प्रधान का होता है, फिर ब्लॉक प्रमुख का होता है, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का होता है, जिसको हम लोग जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। उन्हीं सदस्यों में मान लो कि किसी जिले में 100 जिला पंचायत सदस्य चुने गए। ठीक है, 100 सदस्यों को मिल करके ही बाद में क्या चुने जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष। तो 3 स्तर पे यही तो हो गया, ग्राम, ब्लॉक और जिला।
ठीक, तो ये बात भी आपके समझ में आई होगी। चलिए अब हम लोग ये देख लेते हैं व्यय से रिलेटेड जानकारी है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो, हमने आपको बता रखा है कि 80 नंबर की तैयारी करा रहे हैं, 10 नंबर की डीआई हम नहीं आपको पढ़ाएंगे और 10 नंबर की हिंदी हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पूरा कंप्लीट डाटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। जीएस रिव्यू के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यूपी स्पेशल आपको मिलेगा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। इसके अलावा जो चौथी बुकलेट है आपकी, जो पीडीएफ फॉर्म में होती हैं सारी बुकलेटें, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड साइंस प्लस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ग्राम समाज, ग्राम समाज, ठीक है। तो ये कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, इकोनॉमी कंप्लीट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो गई है। ग्राम समाज की दो अभी जो ये क्लास ले रहे हैं, इसके अगली क्लास की भी पीडीएफ एप्लीकेशन में लग गई है, तो वहाँ से जा करके आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। ये वाली बुकलेट आप लोगों को कंप्लीट होकर के एप्लीकेशन में लग गई है पीडीएफ फॉर्म में, ये भी बुकलेट कंप्लीट होकर के एप्लीकेशन में लग गई। अब जो अभी आपका बचा है, कंप्यूटर चल रहा है साथ में, और हम लोग ग्राम समाज को कंप्लीट कर रहे हैं। 2-4 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। क्लासें सारी यूट्यूब पे होती हैं, एप्लीकेशन पे कोई क्लास नहीं है, अच्छे से आप बात समझ लो, ठीक है। एप्लीकेशन में सिर्फ आपको इनको पीडीएफ मिलेंगी, आप चाहो तो नोट्स बना लो, वरना एप्लीकेशन से पीडीएफ लेकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट करा करके, ठीक है। इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हो। ये जीएस रिव्यू का एप्लीकेशन है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई समस्या है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं जीवी के राव समिति, जो 1985 में बनाई गई। इसका विकास था ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को मजबूत बनाना, स्टेबल बनाना, उनको विकास की ओर आगे इन चीज़ों को बढ़ाना। 1986 में बनाई गई। इन्होंने पंचायती राज निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की जो सिफारिश करी थी, वो करी थी एल.एम. सिंघवी समिति। पी.के. थुंगन समिति 1989 में बनाई गई। पंचायतों के कामकाज को सुधार के लिए ये समिति डेवलप करी गई थी। गाडगिल समिति बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण से सिफारिश जो की थी, तो गाडगिल समिति ने की थी। तो ये जो आपने समितियां पढ़ी, इनको बिल्कुल इसी तरीके से आपको नोट भी कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है, अभी यहीं समझा देते हैं, पंचायती राज जब व्यवस्था हम लोग भाग 9 में पढ़ते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे पंचायती राज को हमने पढ़ा, तो पंचायती राज में तो एक तो होता है पंचायत, जिसको जो गांव लेवल पे होती है, दूसरा होता है नगर पालिका, दूसरा होता है नगर पालिका। तो इन दोनों को हमको अच्छे से अभी कवर करना है कि पंचायत में कितने अनुच्छेद हैं, पंचायतों का वर्णन किस में है, नगर पालिका में कितने अनुच्छेद है, नगर पालिका का वर्णन कितना है, पंचायत का संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला, नगर पालिका को किस में मिला, पंचायत में कितने विषय हैं, नगर पालिका में कितने विषय, ये हमको डाटा देखना है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने मेंशन किया है, जैसे जब हम लोग बात करते हैं किसकी, पंचायत की, किसकी बात करते हैं, पंचायत की, ये हमने मेंशन किया पंचायत की। ये है हमारा नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। अब पंचायतों का संवैधानिक संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया, जबकि नगर पालिका का 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया था, किसको, पंचायतों को। इसीलिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और इसको नगर पालिका को 1 जून 1993 को लागू करा गया। संविधान में अगर भाग की बात करते हैं, तो पंचायतों को भाग 9 में वर्णित किया गया है, जबकि नगर पालिका को भाग 9 के ए में किया गया है। पंचायतों को आर्टिकल है 243 से 243 ओ तक है, जबकि नगर पालिका का 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक वर्णन है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर लोड देने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसा बिल्कुल लिखा है सेटअप से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। अनुसूची की बात करते हैं, तो ये 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है पंचायतों का, जबकि नगर पालिका का 12वीं अनुसूची में वर्णन है। अगर विषय की बात करते हैं, तो पंचायत में टोटल 29 विषय हैं और नगर पालिका में 18 विषय हैं। पंचायतों के जो 29 विषय में, जैसे हम लोग कृषि पढ़ते हैं, लघु सिंचाई पढ़ते हैं, खादी वगैरह, ग्राम उद्योग पढ़ते हैं, वो इसी में आता है। और जो नगर पालिका में सड़क, पुल,
सार्वजनिक स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो सब किस में आती हैं, नगर पालिका में आती हैं। तो ये हमने समझा नगर पालिका और पंचायत के बीच में क्या अंतर होता है, किस तरीके से संवैधानिक दर्जा दोनों को मिला, कब किस को लागू किया गया, किसमें कितने विषय हैं, किसमें कौन सी अनुसूची शामिल है, किसमें कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है, ये हमने समझ लिया। अच्छे से इनको याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। हमने बताया कि पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद। अब पंचायत में हमको ये वाला सेगमेंट देखना है, क्यों, ये वाला, ये जो पंचायत। फिर हम लोग देखेंगे नगर पालिका से रिलेटेड अनुच्छेद, ये पंचायत से रिलेटेड अनुच्छेद, उधर पे देखेंगे नगर पालिका से रिलेटेड अनुच्छेद। पंचायत से रिलेटेड जब अनुच्छेद हम लोग देख रहे हैं तो 243 से 243 ओ तक देखने हैं। नगर पालिका वाले में 243 पी से 243 जेड जी तक का देखना है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए 243 से 243 ओ तक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं परिभाषा की। जब बात करते हैं तो 243 ए में है ग्राम सभा की परिभाषा। अच्छा, एक बात और नोट में आप लिख लीजिएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन का जो वर्णन है वो किसमें है, तो अनुच्छेद 40 में है। किसमें है, अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। पंचायतों का गठन 243 के बी में है, 243 के सी में है पंचायतों की संरचना, 243 के डी में है स्थानों का आरक्षण। इसकी आप स्क्रीनशॉट एक बार खींच लीजिएगा ताकि आप जब नोट्स बनाएं तो इसको आप हूबहू कॉपी करके लिख सकें, ठीक है। और 243 सी में पंचायतों की अवधि के बारे में दिया है, तो अवधि कितनी होती है, तो 5 साल होती है, ठीक है। 243 में सदस्यता के लिए योग्यताएं, पंचायतों की शक्तियाँ, उनके औदायित्व क्या होते हैं, 243 की जी में है। एच में है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ एवं विधियाँ। 243 की आई में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन के बारे में है। जे में पंचायतों के लेखा का समीक्षा दी गई है। पंचायतों के लिए निर्वाचन संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, ठीक है। एम में इस भाग का कुछ क्षेत्रों पे लागू न होना, विद्यमान विधियों के पंचायतों का बने रहना, और 243 को में निर्वाचन संबंधी माननीय न्यायालय के लिए हस्तक्षेप का वर्जन। अब देखो यहाँ पे तो आपने ये समझा, लेकिन क्या इन सबसे क्वेश्चन आता है, तो नहीं, सबसे क्वेश्चन नहीं आता। आपको समझने की जरूरत है कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो सबसे पहले याद रखना अवधि वाला, ठीक, पंचायतों की संरचना वाला और गठन वाला। पंचायतों का गठन अगर ये नहीं हुआ तो आपको याद रखना है ग्राम पंचायतों का गठन होता है आर्टिकल 40 के तहत, ठीक है। ये याद रखना, अगर ये आर्टिकल नहीं होगा तो ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है निर्वाचन वाला। ये जो पूछे गए हैं, जो पूछे जा रहे हैं सिर्फ आपको हम वो बता रहे हैं, ठीक है। इतने आपको 4 से 5 आर्टिकल इसमें याद रखना है बस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नगर पालिका के। नगर पालिका के देखते हैं परिभाषा जो दी गई है 243 पी में। नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है क्यू में, संरचना दी गई है आर में, ठीक है। वार्ड समितियों का गठन एस में दिया गया है, स्थानों का आरक्षण टी में दिया गया है। इसका भी आप फोटो एक बार ले लीजिए, ठीक है। इसका भी आप फोटो ले लीजिए, खींच लीजिए फोटो, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो इसमें भी हम आपको सारे आर्टिकल कभी याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसमें जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे नगर पालिका का गठन का पूछा जाता है बहुत, ये याद रखिएगा, ठीक है। नगर पालिका की अवधि पूछी जाती है, किसमें दी गई है। शक्तियाँ पूछी जाती हैं, किसमें दी गई है। वित्त आयोग जो इसके लिए गठित होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, ये याद रखिएगा। निर्वाचन का आप याद रखिएगा, ठीक है। ये आप आर्टिकल अच्छे से इनके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं ग्राम विकास के लिए जो कुछ प्राचीन काल में शब्द इस्तेमाल होते थे। जैसे मौर्य काल में इन चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे ग्रामिक किसको कहा जाता था, जो ग्राम का मुखिया होता था, ठीक, उसको ग्रामिक कहा जाता था। अक्षपटल किसको कहा जाता था, तो महालेखा, जो भूमि और राजस्व को रिकॉर्ड रखता था उसको महालेखा अक्षपटल कहा जाता था। सीता, राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। भाग, राजा का वह हिस्सा जो उपज का 1/6 होता था उसको भाग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछता है। भाग में 1/10, 1/4, 1/6, 1/8, तो क्या है 1/6। विष्टि किसको कहा जाता था, बेगार या मुक्त में कराए जाने वाला श्रम। द्रोणमुख 400 गांवों का समूह द्रोणमुख कहलाता है। खरवकटिक 200 गांवों का समूह। संग्रहण 10 गांवों का समूह। ये कुछ आपको याद भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे सल्तनत काल में क्या था, तो सल्तनत काल में भी कुछ प्रशासनिक शब्द जो थे जो आज भी पूछे जाते हैं। जैसे आमिल क्या था, तो मध्यकाल में
परगने का मुख्य राजस्व अधिकारी क्या था? आमिल था। कानून को तो आज भी चलता है ना, तो लेखपालों के लिए कार्य का निरीक्षण करने वाला अधिकारी कानून को होता है, इसे राजस्व निरीक्षक कहते हैं। वर्तमान में वही है जो राजस्व निरीक्षक है, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। लंबरदार, तो वह व्यक्ति जो गांव का लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करता था, लंबरदार। महल क्या कहलाता था? ब्रिटिश काल में राजस्व की एक इकाई, गांव का समूह, इसी से महलवाड़ी व्यवस्था आई थी, ठीक है। बंदोबस्त, भूमि का सर्वेक्षण और उस पर लगान निर्धारित करने की प्रक्रिया बंदोबस्त कहलाती थी। तो ये शब्दावलियां भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पे जैसे और शब्दावलियां हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। आमीन क्या है? राजस्व निर्धारण करने वाला अधिकारी। मुकद्दम क्या है? गांव का मुखिया। पटवारी, गांव की भूमि अभिलेखों का रख रखाव रखने वाला। परगना, कई गांवों को मिलकर। खालसा या भूमि जिसका राजस्व सीधे सुल्तान या केंद्र को जाता हो। मददे मास, विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। जरीब, ये तो आज भी वर्ड इस्तेमाल होता है। बीघा आज भी इस्तेमाल होता है। जरीब क्या होती है? जो भूमि नापने की एक लोहे की जंजीर होती है, वो जरीब होती है। कभी भी लेखपाल के आपने देखा होगा, अगर किसी गांव में अगर किसी का खेत नापने गया है तो कभी वो फीते से नहीं नापता है, वो जरीब से नापता है। और जरीब एक लोहे की क्या होती है? कड़ी नुमा संरचना होती है, वो होती है जरीब। बीघा, भूमि मापने की एक इकाई होती है। बीघा आप तो जानते हो ना, बीघा, फिर एकड़, बिसवा, ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और लेखपालों के लिए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे इकाई क्या होती है, ठीक है। ये पूछता है आपसे कि जैसे एक लट्ठा बराबर कितना होता है? तो 99 इंच, यानी 8 फीट 3 इंच होता है। एक बीघा कितना होता है पक्का बीघा? तो 3025 वर्ग गज, यानी 20 बिसवा। ये तो अपने क्षेत्र में भी चलता है, 20 बिसवा बराबर एक बीघा होता है। ये हर जिले का अलग हो सकता है, ये हर जिले का अलग होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे औरैया साइड का अलग है, कानपुर देहात का अलग है, कानपुर का अलग है, इलाहाबाद फतेहपुर की बॉर्डर का जो है वो लगभग एक रहता है। तो 20 बिसवा में एक बीघा होता है, ठीक है। एक बिसवा बराबर 20 कंचवासी होता है। एक एकड़ बराबर लगभग 1.6 बीघा होता है, यानी 4840 गज होता है। एक हेक्टेयर लगभग 4 बीघा के लगभग आता है एक हेक्टेयर, ठीक है। तो ये जो पैमाना है ये भी आपको याद रखने हैं। हमने जितना बताया इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक है पूरा इसका, और बेसिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से क्वेश्चन फंस के जाएगा। निश्चिंत रहिएगा, आप इसको पढ़िए, इसके बाद आप जा करके इसका एक टेस्ट पेपर ज़रा लगाइए, तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हमने जो पढ़ाया है वो सही है या कुछ आपके मतलब का है या नहीं है, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा होगा ग्राम विकास कार्यक्रम, इसमें योजनाओं से रिलेटेड है, अच्छा है, सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे आप लोगों को दिया है, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।